आज हम लोगों का ये परमंडलीय स्तर के ये 5वां ये प्रोग्राम है। आप सबको मालूम है झारखंड 5 परमंडलों में बटा है। संथाल परगना परमंडल, कोल्हान परमंडल, पलामू परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। आज यहां दक्षिणी छोटा नागपुर के इस कार्यक्रम में पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर की महिलाएं यहां आई हैं। और इसी तरीके से विगत 4 कार्यक्रमों में आज तो इंद्र देवता भी और ऊपर वाला भी हम लोगों का साथ दे रहा है कि आज बारिश नहीं है, नहीं तो झमाझम बारिश, इतनी बारिश कि कभी ऐसा लगा कि कार्यक्रम तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब इंसान कुछ ठान लेता है और ईमानदारी से उस काम में लगता है तो उसका परिणाम भी उसको अच्छा मिलता है। घनघोर बारिश में भी हमारी महिलाओं ने, इस राज्य की बेटियों ने, बहनों ने उन सभी कार्यक्रमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 2019 से पहले कोई कार्यक्रम हुआ करता था, एक से बढ़कर एक। और उसके बाद आज राजधानी में दक्षिणी छोटा नागपुर का ये जन सैलाब तो मानो एक ऐसा इतिहास आप यहां आकर के रच रहे हैं और इस भैया सम्मान योजना को आशीर्वाद देने और सम्मान देने जो आप लोग यहां पहुंचे हैं, गांव-गांव, पंचायत, टोला से, और आपका इस आशीर्वाद के बदौलत जो हमें ताकत मिल रही है, मुझे लगता है आने वाला समय में इतने बड़े समूह और इतने बड़े सम्मान और आशीर्वाद शायद ही किसी को मिलेगा। और आज आपके इस उत्साह और इस सम्मान के बदौलत हमें ताकत मिलता है आप लोगों की सेवा करने की। हमको ताकत मिलता है आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होने के लिए। हमें ताकत मिलती है कि आपके हर वो दुख, हर वो समस्या जिससे आप परेशान हैं, उसको खत्म करने में मैं कोई सहयोग करूं। 2019 में सरकार हम लोग बनाए और सरकार बनाने से लेकर आज तक लगातार हमको कई चुनौतियां मिली। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया, आप सब लोगों ने देखा कि कितना डरावना, कितना
बुरा वक्त था उस समय का। हम लोग ठीक से सरकार भी बना नहीं पाए थे। कोरोना का मकड़जाल पूरा देश दुनिया को जकड़ लिया। सब लोगों को घर में अपने से ताला लगा के रहने के लिए आदेश हो गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी, मजदूरी सब बंद, कुछ भी काम नहीं मिलता था। झारखंड तो सबसे देश का पिछड़ा राज्य है। कहने को तो इस राज्य को सोने का चिड़िया दुनिया में लोग बोलता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात कि सोने की चिड़िया की इस राज्य में लोगों को तन ढकने का भी कपड़ा उपलब्ध नहीं होता। ऐसे राज्य में ऐसे महामारी, ऐसे चुनौती एक अभिशाप के बराबर होता है। हमारे राज्य में मजदूर किसी का लोग सबसे अधिक रहता है। अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर में चूल्हा भी नहीं बनता, पूरा परिवार को भूखा रहना पड़ता है। और ये बात हमसे अच्छा बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमारी सरकार से ज्यादा इस समस्या को और कोई नहीं बता सकता। हम वो भी दिन देखे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, इस राज्य में डबल इंजन की सरकार थी और यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करते हुए मरा है। गुमला सिमडेगा तो इसका गवाह है कि कितने लोग मरे, महिलाएं मरी, बच्चे मरे। और उस समय हम लोगों ने कमर कसा कि नहीं, इस डबल इंजन को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, नहीं तो यहां के लोग भूख से ही मर के खत्म हो जाएंगे। हम लोगों ने ताकत लगाया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और हम लोगों ने सरकार बनाया। डबल इंजन की सरकार को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन सरकार तो बनाए, कोरोना का महामारी आ गया और उससे बड़ा मुसीबत। अब क्या करें? ना अस्पताल का स्थिति हमारे राज्य में ठीक, ना डॉक्टरों की स्थिति ठीक। ऐसे हालात में हम लोग क्या करें समझ में नहीं आता था। रात दिन हम लोग जगे रहते थे और उसमें बहुत बड़ा समस्या कि हमारा इस राज्य का बड़े पैमाने में अपना परिवार को पालने के लिए दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए हमारे नौजवान लोग जाते थे। वहां भी उन लोग को नौकरी से बाहर निकाल दिया और घर भी लौटने के लिए ना गाड़ी, ना मोटर, ना ट्रेन, ना बस, ना कुछ भी, सब बंद। लेकिन आप याद कीजिए वो दिन कि पूरा देश में पहली बार आपका ये बेटा, ये भाई आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से लाद लाद करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। किसी को हम हवाई जहाज से लाते थे, किसी को ट्रेन से लाद के लाते थे, किसी को बस से लाद के लाते थे और आपके घर में सुरक्षित पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होता था। बेचारा मजदूर किस्म का आदमी, काम धंधा बंद, मजदूरी भी बंद, घर चलेगा कैसे? उस समय आप लोगों ने, इस राज्य की आधी आबादी हमारी दीदियों ने सरकार के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया। और याद कीजिए वो दिन कि इस राज्य की महिलाएं दीदी गांव-गांव, पंचायत में दाल भात बना बना करके हमारे मजदूर भाइयों को मुफ्त में खिलाने का काम करती थी। डबल इंजन की सरकार में
डबल इंजन की सरकार में आम दिन ना कोई महामारी, ना कोई बीमारी, ना कोई आपदा। उस समय लोग राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा, लेकिन इतना बड़ा कोरोना आया, हम लोगों ने एक भी मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कोई भी हो, किसी को भूख से मरने नहीं दिया। और उसी दिन हमने ये संकल्प लिया, इस राज्य की आधी आबादी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2-2.5 साल के बाद कोरोना का बादल छटने लगा। जब हम काम करना शुरू किया तो हमारे विपक्ष का लोग, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग मेरा टांग खींचना शुरू कर दिया, हम पर झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। 2 साल तक ईडी सीबीआई करता रहा। जब आखिरकार नहीं सका तो जबरदस्ती जेल के अंदर में निकाल दिया। लेकिन सच तो सच है, पानी में पैखाना करने से क्या पैखाना डूबता है क्या? फिर बाहर आ जाता है। यही गंदगी इन लोगों ने फैलाया और आखिरकार आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद से आज हम फिर आपके सामने आके खड़े हैं। राज अलग हुए हमारा आज 24-25 साल होने जा रहा है। हमारा आज का भी कई ऐसा गांव है जहां के लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है नहीं जानता है, डीसी और एसपी का तो दूर का बात। कभी कोई पदाधिकारी गांव नहीं जाता था। हमारा गांव का हालत क्या है किसी को कुछ पता नहीं चलता। और हमने शुरू में ही कहा था कि हमारी सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और इसीलिए पंचायत पंचायत, गांव गांव, टोला टोला में हम लोगों ने पंडाल लगा लगा करके आप सभी ग्रामीणों की समस्याओं को जानने का काम किया था। एक बार नहीं, अनेकों बार पदाधिकारी लोग को गांव में भेजकर आपके लिए, आपकी समस्या को ठीक करने के लिए हमने भेजा था। कोई लैपटॉप लेके जा रहा है, कोई कंप्यूटर लेके जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में जा रहा है, जहां रास्ता नहीं हुआ ट्रैक्टर में जा रहा है, मोटरसाइकिल में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, साइकिल में जा रहा है, लेकिन जाता जरूर। और आज गांव की समस्या को ध्यान में रखकर हमने कार्य योजना प्रारंभ किया बनाना, और उसी का पहला पड़ाव था इस राज्य में सबसे पहले हमारे अपने माँ बाप, बूढ़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना। और इसके लिए हमने सर्वजन पेंशन पहले स्तर पर शुरू किया था। ये कानून बनाया। पहले होता क्या था, गांव में 1-2 बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था और ढेर सारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में पड़ा रहता था, बाबू मेरा पेंशन का कार्ड बना दो। सालों साल दलाल के चक्कर में काट काट करके 1000, 2000, 5000 ठग लेता था उन लोगों से, लेकिन मर जाने के बाद भी उन लोग का पेंशन का कार्ड नहीं बनता था। गरीबी का आलम इतना भयावह था इस राज्य में, तो हमने निर्णय लिया कि अब कोई इस राज्य में बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। इस राज्य में जितना 60 साल का बुजुर्ग होगा सबको हम पेंशन देंगे, चाहे 1 लाख हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो। आज सर्वजन पेंशन देश का ये पहला राज्य है जो हम इस राज्य का सभी बुजुर्ग को पेंशन देते हैं। उसमें भी हम थोड़ा बहुत अपना सरकार का खजाना टटोलते हुए निर्णय लेना पड़ता है, कितना हम मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन गरीब 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 की बातें सुन सुनकर
आज भी हम बहुत परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी को खत्म करना है। कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकले, बशर्ते उस समस्या का समाधान निकालने का ईमानदार प्रयास होना चाहिए। हमारे विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, मुखियाओं ने, जिला परिषदों ने हमें कहा, मुख्यमंत्री जी ये बहुत अच्छा आपने काम किया कि सर्वजन पेंशन लागू किया, थोड़ा इसमें और विचार होता तो थोड़ा और बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता। तो हमने पूछा क्या हुआ भाई? तो बोला थोड़ा सा उम्र सीमा को फिर से एक बार देखा जाता तो और अच्छा होता। तब हमको पता चला, हम भी विधायक हैं, हमारे विधानसभा में भी ये समस्या हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया, और भी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से सांसदों ने, विधायकों ने बताया। बात तो सही है, उस समय सरकार का खजाना भी बहुत अच्छा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ईमानदारी से प्रयास किया, उस कानून में एक बदलाव किया कि महिलाओं में जो 60 साल हमने लगाया उस 60 साल को भी घटा करके 50 साल कर दिया। और आज गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है, कब मेरा 50 साल हो जाएगा, कब 60 साल हो जाएगा। अब दलाल का चक्कर नहीं, सीधा उम्र का कार्ड लेके जाओ, अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड लेके जाओ, बीडीओ सीओ का अनिवार्य है कि आपका वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाना है। जो इसमें खुदाई करेगा वो सीधा बर्खास्त। इसलिए आज के दिन में दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग को बिना पेंशन का आप गांव में नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया, हमारे आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली हमारी बच्चियों के बारे में। गांव देहात में गरीब गुरुआ मां बाप बेटी को बोझा समझता है, 10वां 11वां पास होता नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है और जल्दी से शादी ब्याह करके घर से भगा देता है, जाओ ससुराल का बोझा बनो। अब आप चिंता मत कीजिए, आप इस राज्य की बच्चियों का बेहतर भविष्य के लिए अब सरकार उनके साथ खड़ी होने जा रही है। अभी तो पहले चरण में हम आज अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फूले से के योजना से हमने जोड़ा है। लगभग 9 लाख से अधिक बच्चियां अभी उसमें जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि ये 12-15 लाख की संख्या इनकी होगी। और आने वाला समय में अपने बच्चों को, चाहे बच्ची हो या लड़का हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी पढ़ाना हो, उसके लिए आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है। वो कार्ड आप बनवाइए। जब बेटा बेटी आपका डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, ऊंची पढ़ाई के लिए जब जाएगा और कॉलेज वाला बोलेगा कि तुरंत तुम 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करो, तो हमारा गांव का बूढ़ा बुजुर्ग गरीब लोग नहीं ला पाता है। लेकिन गुरुजी क्रेडिट कार्ड आप बैंक में लेके जाइए, 15 लाख तुरंत आपको पैसा मिलेगा और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा,
उस बैंक को पैसा वापस करने का जरूरत नहीं। पढ़ाई पूरा कर लेगा, नौकरी पा लेगा, तब उसको धीरे धीरे पैसा वापस कर देना। 4% का इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट 4% में कोई बैंक और यहाँ पे आदिवासी 4% छोड़ो, 10-12% में भी हमको लोन नहीं मिलता। हमारा जमीन गिरवी नहीं रखता, वो भी व्यवस्था कर दी। फिर हम लोग आगे बढ़े। हमारे इस राज्य की आधी आबादी, हमारा महिला दीदी के लिए हम लोगों ने अभी अभी आपको पता है, हम शुरू से जब से सरकार बना है, डबल इंजन की सरकार ने तो इस राज्य का खजाना को खखोर खखोर करके सब निकाल लिया था। एक नया नहीं बचने दिया इस राज्य के खजाने में, बल्कि राज्य को और कर्जों में डुबा दिया। और हम लोग जब सरकार में आए तो हम लोग को भी माथा हम लोग पकड़ लिए, भाई हम लोग सरकार चलाएंगे कैसे, खजाना में तो 1 रुपया नहीं। फिर हम लोग भी खोजबीन चालू किया, हम लोग का पैसा सब किधर चला गया। यहां कोयला, लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी सब निकलता है, फिर कैसे खाली हो गया खजाना। फिर पता चला कि एक कोना में सिर्फ कोयला कंपनी के पास भारत सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया लेके बैठा है। हम लोगों ने तुरंत हिसाब किताब जोड़ घटाव गुना भाग किया, पहुंच गए दिल्ली और हमने कहा हमारा पैसा वापस करो, हमारा यहां गांव देहात खेत खलियान से जो कोयला निकाले हो उसका पैसा दो। जब हम ये मांग करना शुरू किए तो हमारे पीछे ईडी सीबीआई दौड़ा दिया, जेल में डालने के उपाय ढूंढने लगे। थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसके बाद वो पैसा भी बंद। और आखिरकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस खनन कंपनियों से राज्य सरकार पैसा तस्वीली कर सकती है, जो हम पहले से मांग कर रहे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तो हमने कहा अब हम अपना काम तेजी से करेंगे और उसका पहला पड़ाव में इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उसको 21 साल से 50 साल तक के लिए हर साल 12,000 देने का निर्णय हमने किया। और आज हर एक महिला को, लगभग 50 लाख महिला इस राज्य में इस मैया योजना से जुड़ चुकी है। मात्र 20-25 दिनों में 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका। अभी जो भी आज जिसका 21 साल हो जाएगा उसको आज पेंशन मिल जाएगा, जो कल 21 साल की हो जाएगी उसको मिल जाएगा, और जब 50 साल के ऊपर हो जाएगा तो वृद्धा पेंशन तो मिलवे करेगा। और इस राज्य की बच्चियों को पैदा होने से लेके उसके मरने तक हम कुछ न कुछ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया। अब महिलाएं बोझा नहीं बनेंगी, महिलाओं को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और आज हमारे अनपढ़ होने का, गांव देहात में पढ़ा लिखा नहीं होने का लोग फायदा उठाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं, और जो थोड़ा बहुत बोलने का ताकत रखता है उसको जेल में डाल देता है। आज अनेक गरीब गुरुआओं की आवाज उठाने वाला लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। इसीलिए हमारी इन बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए
सभी चीजें। और उसके बाद जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा, आदरणीय रामेश्वर राव जी ने, हर इंसान का एक मूलभूत जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। ये 3 चीज के बगैर कोई इंसान ठीक से नहीं जी पाता। और रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को चाहिए और हर अमीर को चाहिए। भले वो 10 मंजिला 20 मंजिला का मकान हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो टाई सूट बूट हो, चाहे तन ढकने के लिए एक साधारण कपड़ा हो। इस 22-24 साल के कार्यकाल में हम एक साल के लिए लगभग 13-14 महीना के लिए हम मुख्यमंत्री भी थे। उस समय भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री का कुर्सी हुई डबल इंजन से छीन कर लिया था। और उस समय हमने ये योजना चलाया था कि इस गरीब लोगों को साल में 2 बार हम कपड़ा देंगे, और मिला भी था। लेकिन फिर हमारी सरकार चली गई और ये तन ढकने का जो योजना था उसको फिर भी लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन आज ये आपकी सरकार बनी और आज साल में 2 बार हम गरीबों को साड़ी और देने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें। हमारा इस राज्य में गरीबी इतना है, इसीलिए हम लोगों ने ये सोना सोबरन धोती साड़ी योजना चलाया। बहुत सारी महिलाएं, बोलने में शर्म लगता है, महीनों नहीं तक नहाती थी। कैसे नहाएगी बेचारी? उसके पास एक ही को फटा चिटा कपड़ा है, नहा के क्या पहनेगी कपड़ा? इसीलिए हम लोगों ने गरीबों के लिए सोना सोबरन धोती लुंगी साड़ी योजना लाया, ताकि वो भी मान सम्मान से जी। डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपका ये सरकार बना, हम लोगों को 30 लाख नया राशन कार्ड। उसमें भी पक्षपात, उसमें भी सौतेला व्यवहार। हमको लगा कि सरकारी दुकान से हम लोग दाल चावल खरीदेंगे और गरीबों को बांटेंगे, लेकिन भारत सरकार ने सरकारी दुकान से हमें दाल चावल भी खरीदने का अवसर नहीं दिया। हम लोगों ने खुले बाजार में महंगे दर पे दाल चावल खरीद करके बांटना शुरू किया। फिर कुछ समय के लिए हमें परमिशन मिला खरीदने का, फिर मिलता है, फिर नहीं देता है। 2 महीना देता है तो 2 महीना छोड़ देता है, तो रुक जाता है कभी कभी। और इधर सरकार गिराने का आए दिन प्रयास, कभी इस विधायक को खरीदो, कभी उस विधायक को खरीदो, यही इनका काम है। गरीब गुरुआ, इस राज्य के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े नौजवानों के बारे में इनको सोचना नहीं है। इनको हर हाल में, जहां इनको सरकार से बेदखल कर दिया गया, चुनाव में हार गए, वहां पर एन केन प्रकार सरकार गिराओ, विधायक खरीदो और सरकार बनाओ, यही काम में लगा रहता है लोग, और कोई काम नहीं। देश जाए भाड़ में, राज जाए डूब, लेकिन अपना सरकार बने रहना चाहिए, यही इनका सपना है। इस राज्य को जो आवाज देने की योजना है, हम लोगों ने राशन कार्ड दिया पेट भरने के लिए, पेंशन दिया घर द्वार चलाने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े दिए। अब हम लोगों ने आवाज शुरू किया। पहले प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिलता था, जिसको कॉलोनी कॉलोनी लोग बोलते हैं गांव में। हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे कि केंद्र सरकार का जो हिस्सा है
प्रधानमंत्री आवास में उसका हिस्सा हमें दो और हम अपना हिस्सा लगा करके जो केंद्र सरकार ने लिस्ट बनाया था 4 लाख गरीबों का, उसको हम लोग आवास देंगे। लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिला, वो पैसा बल्कि हमारे बगल में जो बीजेपी का सरकार चलता है यूपी में, वहां दे दिया। विभागीय मंत्री, हम भी, पदाधिकारी भी दिल्ली जाते थे, दिल्ली आते थे, दिल्ली से आना जाना, ये सिलसिला चलता रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। आखिरकार इन लोगों ने हाथ जोड़ दिया कि नहीं देंगे। तो हम बोले ठीक है, मत दो। अब हम लोग अपना जुगाड़ करते हैं। हम लोगों ने अपना सर्वे कराया। उनका सर्वे में 4 लाख गरीब था और हमारा सर्वे में 20 लाख से अधिक गरीब है जिसको आवास की आवश्यकता है, और उन सभी 20 लाख को आवास देने का संकल्प भी हमने उठा लिया। और आने वाला 5 साल के अंदर उन 20 लाख परिवारों को पूरा आवास देकर पक्का मकान बनाने का योजना तैयार हो। हर साल अलग अलग चरणों में लोगों के आवास बन रहे हैं। कई सारी फूलो जानो योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आज गांव-गांव में लोग ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई बोलेरो खरीद रहा है, कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है, बस भी खरीद रहा है और अपना स्वरोजगार खड़ा कर रहा है। आप लोगों का आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, आप गांव की गरीबी को ध्यान में रखकर, आपको यह भी मालूम होगा कि इस राज्य के गरीबों का 200 यूनिट बिजली भी हमने फ्री कर दिया। और तो और 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया। लेकिन हमारा गांव देहात में थोड़ा सा एक और समस्या, गरीबी इतना है बेचारा, क्या करेगा, पहले पेट पालेगा कि समस्या दूसरा हल करेगा। लेकिन जो पहले जलाया था बिजली, उसका बकाया भी बचा हुआ है। उसके चक्कर में लगातार बिल आता है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं, हमने निर्णय ले लिया, अब उसका आदेश निर्गत होना बाकी है कि जो गरीब गुरुवार लोगों का जो बकाया बिजली का बिल था, उसको भी हमने माफ कर दिया। तो आज बहुत सारी बात, नौजवानों को रोजगार को लेकर कई रोजगार हम लोगों ने दिया, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग की आंख में टीना का चश्मा लग गया है। ये लोग अंधा हो गया, ये लोग को दिखाई नहीं देता है। अब यहां का नेता को तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब अलग अलग राज्य से, कोई आसाम से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से यहां आकर के हमारे झारखंडी भाइयों को बहकाने में लगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने में लगा है, सबको लड़वाने में लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीना 3 महीना के बाद चुनाव है। ये लोग आए दिन सांप्रदायिक तनाव फैलाने में डिग्री प्राप्त करते, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इन्हीं के सहयोग में अखबारों को भी पढ़ेंगे तो आपको उसी तरीके की बू आने शुरू होंगी। मीडिया को भी आप देखेंगे, उसमें भी उसी तरीके का खुशबू दिखेगा। और उसमें तो एक
असम तरफ से आते हैं एक नेता, वो तो लगता है हिंदू मुस्लिम भड़काव और सांप्रदायिक तनाव फैलाने में सबसे अधिक डिग्री उन्होंने ले लिया है। आए दिन फुर्र से झारखंड आते हैं और यहां पर तनाव का माहौल बनाने लगते हैं, कभी सरकार गिराने में लगते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करने में लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां झारखंड वीरों का भूमि है। यहां एक वीर नहीं, अनगिनत वीर हैं। हर चौक चौराहे में यहां के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। हमारा झारखंड का भाई बहन लोग जो आसाम में बैठा है, उनका क्या हालत है जरा वो बताएं। अपना राज तो संभलता नहीं, बांग्लादेशी को रास्ता वही देते हैं, वहीं पर दरवाजा खोल के रखा है और अपने घुसाता है और बोलता है घुसपैठी बढ़ाया। हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं के रास्ते से लोग आते हैं और खुद बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं, ये खुद बोलते हैं आसाम के रास्ते से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अरे भाई, जब आप ही के यहां रास्ता है तो रास्तों काहे नहीं बंद कर देते हो? तो ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत चालाक चतुर, मीठा मीठा बोलता है। ये भाजपा के लोग इतना मीठा बोलेगा कि गुड़ भी फेल है। लेकिन आपको पता है, मीठा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कड़वा जैसा स्वाद होने लगता है। लेकिन इनका जो ये स्वाद है वो मीठा नहीं है, बल्कि वो जहर है, जहर। किसी को आदिवासी, किसी को सरना, किसी को ईसाई के नाम पर डराएगा, धमकाएगा। आज योजना गिनाना शुरू करेंगे तो इतने योजना हम लोगों ने 4 साल में लाया है कि योजना का बोझ से इन लोग 10 गज नीचे चला जाएगा। और इन लोगों ने जो राज अलग होने के बाद सरकार चलाया है, आज एक मुख्यमंत्री के पीछे, हमारे पीछे, हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री पूर्व के होकर के पीछे पड़े हुए कि कैसे गठबंधन सरकार को गिराओ, जेल भेजो। अभी फिर से तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दिया है, चूंकि चुनाव का समय आने जा रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले हैं तो मिलकर के हमारा शिकार कर लेंगे। लेकिन ये मेरा मानना है, जो सामने बैठी दीदी है, जो सामने बैठी शेरनी है, ये लोग आपका मुंह तो जवाब देंगे और आपको अपने अपने राज्यों में खदेड़ने का काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री मैया योजना इसलिए नहीं लाया है कि आपको 1,000 रुपये और 12,000 रुपये साल का दें। आने वाला 5 साल के अंदर आपके हर एक घर में हम 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। वो कैसे पहुंचाएंगे, वो मेरा जिम्मेवारी। और ये पैसा देने के पीछे मेरा मनसा ये नहीं है। ये लोग बोलते हैं वोट बैंक के लिए पैसा बांट रहा है। हमें पता है कि हमारे गांव के लोगों को क्या चाहिए। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में लाखों परिवार ऐसे हैं जो अपना घर चलाने के लिए अगल बगल महाजनों से कर्जा लेते हैं। कर्जा लेकर के अपना बाल बच्चा को पढ़ाई कराता है, इलाज करवाता है, घर भी चलाता है। लेकिन आने वाला समय में 5 साल के अंदर हम आपको ऐसी मजबूत करेंगे कि किसी के सामने आपका परिवार हाथ नहीं फैलाएगा। आज
हम हाट बाजार जाते हैं कई बार, भटकते भटकते, पहले तो बराबर जाते थे, आज समय के अभाव में कम जाते हैं, लेकिन लोगों को भी भेजते हैं, कभी कभी हम अचानक भी पहुंच जाते हैं। कई महिलाएं सब्जी बेचती है बाजार में, तो पता चलता है कि सब्जी किसी महाजन से 50,000 टका उधार ला करके बाजार से खरीद करके बेचारा यहां बेचता है, 10-20 टका अधिक कमा लेती है उसी में। लेकिन आपके पास जब अपना आपका पैसा होगा तो किसी महाजन के पास कर्जा और उधार लेने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कई योजनाएं हम लोगों ने चला रखी हैं, उससे आप स्वरोजगार भी चला सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। आजकल मौसम बहुत खराब हो रहा है, समय पर बारिश नहीं होता है तो कम होता है, या तो बाढ़ें आने लगता है। सब किसान अस्त व्यस्त है आज के दिन में पूरा देश में। परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के व्यापारियों ने पूरा जंगल को लूटने का काम किया है, और इस देश के जंगल को बचाने का इस देश के आदिवासियों ने किया है। और आज उसी का परिणाम है कि जलवायु में बदलाव, ठंडा में गरम, गरम में ठंडा, बारिश में बाढ़, सूखा, कोरोना जैसा महामारी, यही सब होता है प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने से। आज इसीलिए हम लोग किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। वो इसलिए लेके आए हैं कि आप धान मड़ुआ में ही आप सीमित ना रहें, बल्कि आप फलदार पेड़ लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए, महुआ का पेड़ लगाइए, तरह तरह का पेड़ लगा करके आप अपना खेती बाड़ी का काम लगातार कर सकते हैं। जानवर भी पाल करके अपना आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे इस राज्य में अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है, खस्सी का मीट दूसरा राज्य से खस्सी आता है, मछली बेचने के लिए आंध्रा से मछली आता है। बताओ, मांस मुर्गा मछली खाने वाला पूरा राज्य है, लेकिन यहां का आदिवासी तो सदियों से गाय बकरी मांस मछली मुर्गी पालता रहा है, लेकिन वो सब अब खत्म हो गया। लेकिन फिर से उसको जिंदा करने के लिए हम लोग पशुधन योजना लाए हैं। गाय पालिए, मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, बकरी पालिए और लोगों को बड़ा करके बेचो, क्या दिक्कत है। गांव देहात में किसान खेती बाड़ी के साथ साथ जानवर ही पलेगा। और हम यहां उपस्थित माताओं से कहना चाहेंगे, इससे पहले की जो भाजपा की सरकार है वो भी जानवर बांटता था, लेकिन वो ऐसा जानवर बांटता था कि किसान के पास जाने के 2 महीना 3 महीने के बाद वो जानवर मर जाता था, चाहे गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, जो भी हो, सब मर जाता था। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने आपके लिए जो पशुधन योजना लाया है, जो जानवर आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, वो जानवर बीमा कंपनी में उसका बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। गलती से अगर जानवर बीमारी से मर गया तो पूरा पैसा आपको बैंक आपको वापस करेगा। तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। नौकरी की बात हमारे विपक्ष के लोग हमेशा करते हैं, तो इनको पता नहीं है कि 5 साल में एक भी जेपीएससी इन लोगों ने नहीं कर पाया। हम लोग आते ही जेपीएससी का परीक्षा करवा करके 250-300 बीडीओ सीओ कलेक्टर हम लोग बनाए।
और आज वो सेवा कर रहे हैं राज्य में। आज शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने 15-20 हजार के लगभग करी। पंचायत सचिवों का नियुक्ति हुआ, इंजीनियर लोग का नियुक्ति हुआ, डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ, कृषि वैज्ञानिक का नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी भी ये उत्पाद सिपाही का नियुक्ति चल रहा है। और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए मार वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। ये हालत है इस देश में। तो कई ऐसी चीजें हैं। आप लोग बहुत दूर दूर से आए, हम और ज्यादा नहीं कहेंगे। हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें आप ही लोगों के लिए है। अभी जब ये कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान मुझे फिर से ये आवाज हमारे गांव से उठ के आई है कि हम लोगों ने 21 साल से लेकर के 50 साल 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। लेकिन इसमें हमने पहले कहा ना कि बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम देंगे आपको। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी। हम स्कूल तक गए, 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी। और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। अब जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है, उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है, उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे, उनके खाता में भी हम पैसा डाल देंगे। तो इसलिए सड़क, पुल, पुलिया के विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे।
आप लोग देख रहे हैं सड़क पुल पुलिया तो बन ही रहा है, मॉडल स्कूल बन ही रहा है। हमारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई व्यवस्था कैसे हो ये भी हम कर रहे हैं। हमारे प्रखंड स्तर पर हमारा ट्रेनिंग कोचिंग चल रहा है और उस ट्रेनिंग कोचिंग में आने जाने का खर्चा भी राज्य सरकार भत्ता दे रही है हमारे नौजवानों को। तो आप लोग भी हुनरमंद बनिए, पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ना है उस माध्यम से बढ़िए, स्वरोजगार के माध्यम से जाना है उस माध्यम से आगे बढ़िए। सारे रास्ते आपके लिए खोल रखिए। इसलिए आज के दिन इतने ही कहेंगे, आप लोग भी वापस जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग फिर आपके जिले जिले में जाएंगे और आपके इन समस्याओं के बारे में जानने समझने और उसका समाधान करने के लिए काम करेंगे। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी माता बहनों को और हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जोहार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत धन्यवाद, आपकी शानदार और ईमानदार कोशिशों के लिए, और बहुत धन्यवाद कि हम अब बदलते और विकसित होते झारखंड को देख रहे हैं आपके प्रयासों के माध्यम से। और अब हमारे बीच आज के इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय श्रीमती बेबी देवी जी की। मैं निवेदन करना चाहती हूँ डीडीसी रांची से कि आप माननीय मंत्री महोदया का डीसी सर से, उपायुक्त रांची से निवेदन होगा कि कृपया ये स्मृति चिन्ह और ये नन्हा पौधा और अंग वस्त्र प्रदान करके जोरदार तालियां होनी चाहिए। उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा सर के द्वारा ये सम्मान सर और ये स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री महोदया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत स्वागत माननीय मंत्री महोदया। और अब सौगातों का समय है। राज्य की लाखों लाख महिलाओं के खाते में, और अब आज के इस अवसर पर हमारे अभिभावक के रूप में गरिमामयी उपस्थिति हुई है आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री सुबोध कांति सहाय सर की। हम इस मंच पर इनका आदरवर्धन कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डीडीसी सर से निवेदन, ये माननीय श्री सुबोध कांति सहाय जी का आदरवर्धन यहाँ इस मंच पर हम अंग वस्त्र, नन्हा पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है महोदय आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत स्वागत महोदय। और अब जैसा कि आप सभी जानती हैं दीदियां कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शानदार कोशिशों का प्रतिफल है कि लाखों दीदियों के खाते में 1,000 रुपए की राशि फटाफट पहुंच रही है और कुछ के खातों में पहुंचने वाली है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने कर कमलों से हमारी कुछ लाभुक दीदियों के हाथों में ये स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। इस कड़ी में पहला आमंत्रण होगा रांची जिले से तरन्नुम आरा, और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से ये स्वीकृति पत्र मैया सम्मान योजना का और ये विशेष स्मृति चिन्ह है कांसे की थाली पर बना हुआ ये स्मृति चिन्ह जिसमें मैया सम्मान योजना उकेरी गई है वो प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथों को ऊपर करके धन्यवाद और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। अगला नाम होगा पूनम तिर्की, रांची जिले से ही अगला नाम है पूनम तिर्की। और गुमला जिले से लाभुक आएंगी संगीता कुमारी और सोना मुंडा। अगली लाभुक होगी गुमला जिला
संगीता कुमारी और सोनामणि मुंडा। माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये स्वीकृति पत्र। और अब इसके बाद सिमडेगा जिला से लाभुक दीदियां आएंगी। संगीता डुंगडुंग जी और प्रतिमा टेटे जी, सिमडेगा जिला। ये है सिमडेगा जिला, संगीता डुंगडुंग और प्रतिमा टेटे। और इनके बाद लोहरदगा की दीदियां आएंगी, पिंकी देवी जी और अंजू उरांव जी। लोहरदगा जिला से ये है पिंकी देवी और अंजू उरांव जी। और आज पांचों जिला के सांकेतिक रूप से दीदियों को ये सम्मान राशि, खूंटी जिला से रत्नी टीका और मंगरी देवी जी, रत्नी टीका जी और मंगरी देवी जी खूंटी से। इस समय खूंटी जिला से हमारे बीच आएंगी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के ये 5 जिले के लाभुकों को सांकेतिक रूप से ये स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बहुत सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बातें करते हुए लाभुकों से, ये है खूंटी जिला से रत्नी टीरू और मंगरी देवी। ये है मंगरी देवी। बहुत बहुत ये सम्मान उनको अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा आ रही है। ये इस समय खूंटी जिले के लाभुक हैं। यूं तो हजारों लाखों महिलाओं के खाते में राशि जा चुकी है, लेकिन सांकेतिक रूप से लाभुकों के बीच इस समय ये सम्मान की राशि का ये स्वीकृति पत्र और ये विशेष रूप से तैयार किया गया कांसे की थाली में ये मैया सम्मान योजना उकेरी गई है, जिसे प्रदान किया जा रहा है हमारे अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों का। इन लाभुकों के बीच बहुत आभार। और अब मैं उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा सर से निवेदन करती हूँ कि खास तौर पर हमने एक विशेष पोर्ट्रेट माननीय मुख्यमंत्री जी का बना हुआ है। ये समस्त दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की जनता के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका संकल्प आज फिजाओं में तैर रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और आपकी ऐसी ही शानदार और बेमिसाल कोशिशों के लिए पूरे राज्य की जनता आभारी है आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल, और जोरदार तरीके से कहिए जोहार। जोहार।